दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम चालू करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी द्वारा आयोजित एलटी ग्रेड परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज के 30 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। ये प्रश्न एलटी ग्रेड परीक्षा के साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एलटी ग्रेड परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट संख्या 3। पहला प्रश्न है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी कहाँ पर? ऑप्शन है आपके नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पुरा पाषाण काल में या प्रोटो हिस्टोरिक एज या प्रोटो ऐतिहासिक काल में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन ए नवपाषाण काल में। याद रखिएगा दोस्तों, खाद्यान्नों की कृषि सबसे पहले नवपाषाण काल में आरंभ हुई थी और यही वह समय था जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ था। अगला प्रश्न है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी किस स्थान पर? आपको बताना है। श्रावस्ती, वैशाली, राजगृह या कुशीनगर में। तो सही उत्तर वैशाली में ऑप्शन बी। दोस्तों याद रखिएगा, अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति दी थी और बौद्ध संघ में सबसे पहले शामिल होने वाली स्त्री महाप्रजापति गौतमी थी। महाप्रजापति गौतमी ये बुद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली स्त्री थी और इन्होंने ही गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति वैशाली में दी थी। तीसरा प्रश्न है कि जहांगीर ने थॉमस रो या टॉमस रो को मिलने का अवसर कहाँ पर दिया था? आगरा में, अजमेर में, दिल्ली में या फतेहपुर सीकरी में। तो सही उत्तर अजमेर में ऑप्शन बी। दोस्तों टॉमस रो जनवरी 1616, यहाँ पर आप देखिए जनवरी 1616 में अजमेर में जहांगीर से पहली बार मिला था। वो भारत में 1615 से 1619 तक रहा और 1619 में वो जहांगीर का फरमान लेकर इंग्लैंड लौटा था। अगले प्रश्न पर आते हैं कि किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे या दिल्ली? तो ये प्रश्न आसान सा है, मद्रास में। देखिए सबसे पहले मद्रास में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था। तो आधुनिक भारत में प्रथम नगर निगम 1688 में मद्रास में पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया था। अगले प्रश्न का जो है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए हिंदू समाचार पत्र के संपादक कौन थे? जी सुब्रमण्यम अय्यर थे। सुधारक, तो सुधारक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, सुधारक गोपाल गणेश आगरकर। तो सुधारक के संपादक गोपाल गणेश आगरकर थे। वॉयस ऑफ इंडिया, इसके संपादक बहराम जी मालाबारी थे और बंगाली ये एस.एन. बनर्जी द्वारा संपादित की जाती थी। तो 3, 2, 1, 4 आप यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। हिंदू के संपादक जी सुब्रमण्यम अय्यर, सुधारक गोपाल गणेश आगरकर द्वारा, वॉयस ऑफ इंडिया का संपादन बहराम जी मालाबारी के द्वारा और बंगाली पत्र का संपादन एस.एन. बनर्जी के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं कि एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था? तो ये 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा याद रखिएगा। दोस्तों भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित योजना पर आधारित था
और इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में संघीय, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विषयों का विभाजन किया गया था। और इसके अलावा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था, जो प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेतक था। तो 3 सूची देखिए, 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का विभाजन जो है 1935 के अधिनियम में किया गया। और केंद्र में द्वैध शासन जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा लागू किया गया था। अगला प्रश्न भारतीय संविधान से है कि भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी? 10 वर्ष, 20 वर्ष, 5 वर्ष या 15 वर्ष? तो सही उत्तर 15 वर्ष यानी 15 ईयर्स हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में, जिसमें संघ की राजभाषा का वर्णन है, इसके खंड 2 के तहत संविधान के प्रारंभ से 15 वर्षों की अवधि के लिए संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति दी गई थी जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था। हालांकि संसद द्वारा अधिनियमित राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत इस अनुमति को उक्त अवधि से आगे भी जारी किया गया था, लेकिन जब हमारा संविधान बना तो संविधान के अनुच्छेद 343(2) में संविधान के प्रारंभ से 15 वर्षों की अवधि के लिए संघ के लिए सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के अनुमति या अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति दी गई थी। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में नगरपालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित या नोटिफाइड करने के लिए कौन सक्षम है? भारत का राष्ट्रपति, संबंधित राज्य का राज्यपाल, संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री या राज्य विधानमंडल? तो सही उत्तर संबंधित राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन बी। याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 9 क के अनुच्छेद 243 त घ के तहत किसी राज्य में नगरपालिका का सीमा क्षेत्र संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आसान सा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये द हेग नीदरलैंड में। द हेग नीदरलैंड में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। और आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत 1945 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना, और इसने अप्रैल 1946 से कार्य करना प्रारंभ किया था। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रधान अंगों में से ऐसा अंग है जो कि न्यूयॉर्क से बाहर है। अगला प्रश्न है कि भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर, सुनामी चेतावनी केंद्र कहाँ पर स्थित है भारत में? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा हैदराबाद में। याद रखिएगा, हैदराबाद में भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र है जो कि इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर है। और ये भारत के लिए सुनामी परामर्श सेवा देता है और सुनामी के संबंध में चेतावनी या सूचना जारी करने वाला ये पहला प्राधिकरण है। अगला प्रश्न देखिए, किस एक को भोर का तारा के नाम से जानते हैं? तो सायं का तारा और भोर का तारा दोनों ही शुक्र को कहा जाता है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है, इसे सांझ का तारा भी कहा जाता है। और शुक्र सूर्य से दूसरा सबसे निकटतम ग्रह है और रात्रि में आकाश में सबसे चमकीला होता है। और एक तथ्य और है कि लगभग समान आकार और द्रव्यमान के कारण इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा पर स्थित नदी कौन सी है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच सीमा पर स्थित नदी रियो ग्रांडे नदी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। रियो ग्रांडे और कोलोरेडो दोनों नदियां अमेरिका और मैक्सिको की सीमा पर स्थित हैं। रियो ग्रांडे और कोलोरेडो ये 2 नदियां हैं जो यूएसए और मैक्सिको की सीमा पर स्थित हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। ओसाका वस्त्र उद्योग के लिए सही सुमेलित है। योकोहामा पोत निर्माण के लिए सही है। पिट्सबर्ग लोहा तथा इस्पात उद्योग के लिए सही है। ह्यूस्टन ऑटोमोबाइल ये आपका सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ह्यूस्टन जो है दोस्तों, ये तेल और प्राकृतिक गैस, तेल एंड नेचुरल गैस के लिए ये प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है। ऑटोमोबाइल से संबंधित जो प्रमुख नगर है वो डेट्रॉयट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये यंत्र है सोनार, SONAR। सोनार जो है ये इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसका प्रयोग नौ संचालकों द्वारा किया जाता है और सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति की पता के लिए उच्च आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को महासागर की गहराई में भेजा जाता है और ये तरंगें उस वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में लौट आती हैं, जिनकी सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिलती है। तो सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अगले प्रश्न पर आते हैं, किस स्तर यानी ध्वनि के किस स्तर या किस डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है? 30, 100 डेसिबल, 80 या 120 डेसिबल? तो सही उत्तर 80 डेसिबल। ये जो मानक है आपका 80 डेसिबल का मानक है, जिसके ऊपर की ध्वनि जो है ये हानिकारक ध्वनि प्रदूषक की श्रेणी में आते हैं और इससे अधिक शोर में लगातार रहना श्रवण संबंधी और मानसिक शारीरिक समस्याएं उत्पन्न करता है। तो ये 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि जो होती है वो हानिकारक ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है, नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। बिल्कुल सही है। कारण है, नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ए सही परंतु आर गलत है। ए सही परंतु आर गलत है। नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ाता नहीं बल्कि घटाता है। क्यों? क्योंकि इम्प्योरिटीज या अपद्रव्य या कोई भी खराब पदार्थ मिलाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है जबकि उसका हिमांक सामान्यतया कम हो जाता है। तो ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों, समझने के लिए भी है। गलनांक कम होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलती बर्फ में यदि कुछ नमक, सोडा आदि मिला दिया जाता है तो बर्फ का गलनांक 0 डिग्री से घटकर -22 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो जाता है और ऐसे मिश्रण को फ्रीजिंग मिक्सचर कहते हैं। तो कथन ए सही है और कारण आर गलत है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? दालें, चावल, गेहूं या गन्ना? तो सही उत्तर है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु दलहनी फसलें यानी दालों के साथ, दालों की जड़ों के साथ संयोजन करते हैं। और ये जो जीवाणु होते हैं ये दालों की जड़ों के साथ सहजीवी संयोजन करते हैं और ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर उसे अमोनिया में बदलते हैं, जो कि अमोनियम आयनों के रूप में नाइट्रिक कारक जीवाणुओं द्वारा ग्रहण कर नाइट्राइट और फिर नाइट्रेट आयनों में परिवर्तित कर दी जाती है, जिसे मृदा के माध्यम से फिर से पौधे ग्रहण कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? लौह यानी आयरन तत्व। जामुन, करौंदा, लोकाट या अमरूद? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? करौंदा, ऑप्शन बी। देखिए, करौंदा एक आवृतबीजी पौधा होता है जिसके फल में विटामिन सी और लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी घाव भरने में उपयोगी होता है और लौह पदार्थ हमारे रक्त के हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। तो ये जो करौंदा फल है इसमें आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, इकोसिस्टम के संबंध में क्या सही है? आपको बताना है। तो इकोसिस्टम के संबंध में सही ये है कि उत्पादक जो हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। उत्पादक कौन होते हैं? हरे पेड़ पौधे जो हैं ये उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। तो ये कथन
आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इकोसिस्टम में प्रत्येक पोषण स्तर से आगे बढ़ने पर ऊर्जा का ह्रास होता है और इसी कारण उत्पादकों की संख्या प्राथमिक उपभोक्ताओं से अधिक होती है। पारिस्थितिकी तंत्र में शाकाहारियों की संख्या मांसाहारियों से अधिक होती है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है कैसे? पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि कैसे होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ऑक्सीजन के कारण या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के कारण पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में उपस्थित वो गैसें होती हैं जो तापीय अवरक्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण और उत्सर्जन करती हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैसें जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी जो है ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैसें हैं। अगला प्रश्न देखिए, यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें और मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोगुनी हो जाएंगी, आधी रह जाएंगी, अपरिवर्तित रहेंगी या कीमतें वास्तविक आय को प्रभावित नहीं करती हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा अपरिवर्तित रहेगी। अगर मौद्रिक आय और कीमत दोनों ही डबल हो जाए तो भी जो वास्तविक आय है वो अपरिवर्तित रहेगी, यानी उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अगला प्रश्न है, यह विचार कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए, ये किसके द्वारा कहा गया था? तो सही उत्तर, ये कथन अमर्त्य सेन के द्वारा कहा गया था। 1998 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं। डॉक्टर अमर्त्य सेन जो है 1998 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं और उन्होंने व्यक्त किया था ये विचार कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर यानी मानव संसाधन पर देना चाहिए। अगला प्रश्न है, आगरा स्थित दयाल बाग संबंधित है किससे? कबीर पंथ से, नाथ संप्रदाय से, रामानुज संप्रदाय से या राधा स्वामी पंथ से? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो आगरा का दयाल बाग है दोस्तों, ये राधा स्वामी पंथ से संबंधित है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगरा का दयाल बाग राधा स्वामी पंथ से संबंधित है। अगला प्रश्न है, चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है जिनकी वे हैं। चुनारगढ़ में अनूप वेदिका जो है ये किसकी है? आदि शंकराचार्य की, भर्तृहरि की, चैतन्य की या रामानंद की? तो चुनार पूर्वी उत्तर प्रदेश के चुनार में स्थित है चुनारगढ़, और इस गढ़ के अंदर सोनवा मंडप, 52 खंभा, सौर घड़ी और भर्तृहरि की समाधि यानी अनूप वेदिका स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, सामान्य अंक गणित का है कि एक पहिए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। 15 चक्करों में पहिया कितनी दूरी या कितना सेंटीमीटर तय करेगा? तो एक चक्कर लगाने में पहिए द्वारा तय की गई दूरी यानी पहिए की परिधि तो 2πr फार्मूले पर लगाया जाता है। तो 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे 14, तो ये हो जाएगा 22 दूना 44 दूना 88 सेंटीमीटर। तो 15 चक्कर लगाने में 15 गुणे 88, ये आपका हो जाएगा 1320 सेंटीमीटर। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 320 के 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए कि योग 230 के 30% के बराबर हो जाए? तो माना कि जोड़ी जाने वाली संख्या x हो तो 320 गुणे 10/100 प्लस x इज इक्वल टू 230 गुणे 30/100 हो जाएगा। तो यहाँ पर सही संख्या हो जाएगी 37। 320 के 10% में जो संख्या जोड़ी जाएगी यानी 320 का 10% 32, 32 प्लस 37 आपका हो जाएगा 69, और 230 का 30% आपका 3 त्रिक का 9
और 3 दूनी 6 69 हो जाएगा। तो सही संख्या ये 37 हो जाएगी। विकल्प से भी आप इस प्रश्न का उत्तर आसानी से लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 3qx माइनस 2q का गुणांक x माइनस 2 है तो q का मान क्या होगा। तो यहाँ पर सही उत्तर 2 हो जाएगा। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 2 हो जाएगा। तो जब हम सॉल्व करेंगे, इसको आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जब x का मान जब दिए गए समीकरण में रखा जाएगा 2 का मान, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो q का मान -1 के बराबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का पहला AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवाद प्लेटफॉर्म जिसका बीटा संस्करण सितंबर 2025 को लॉन्च किया गया था, उसका नाम क्या है। तो सही उत्तर है आदिवाणी। ऑप्शन सी सही उत्तर है। भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने सितंबर 2025 को जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आदिवाणी ADIVANI आदिवाणी का ये बीटा संस्करण लॉन्च किया गया। ये भारत का पहला AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवाद प्लेटफॉर्म है और इसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा, स्वास्थ्य, शासन और उद्यमिता तक सुलभ पहुंच प्रदान करना है। और ये प्लेटफॉर्म किसके द्वारा, IIT दिल्ली और एक राष्ट्रीय संघ द्वारा विकसित किया गया है। करंट अफेयर से संबंधित अगला प्रश्न है कि बैडमिंटन BWF विश्व चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो ये है शियूकी, ऑप्शन बी। अगस्त 2025 में पेरिस में हुआ था। अगस्त 2025 में दोस्तों ये अगस्त 2025 में पेरिस में ये BWF विश्व चैंपियनशिप, इसमें चीन के शियूकी ने पुरुष एकल का खिताब जीता और इन्होंने फाइनल में थाईलैंड के कुनलावुत वितिदर्शन को हराया था। और इस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जापान की अकाने यामागुची ने जीता था। देखिए अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि अगस्त 2025 में खाद्य और शांति के लिए पहला ट्वास MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया। तो सही उत्तर है डॉक्टर एडेनले को। 7 अगस्त 2025 को नाइजीरियाई वैज्ञानिक डॉक्टर एडेनले को खाद्य और शांति के लिए पहला TWAS MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया और ये पुरस्कार इन्हें खाद्य सुरक्षा और शांति के क्षेत्र में योगदान देने के लिए दिया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में आयोजित MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान डॉक्टर एडेनले को ये पुरस्कार प्रदान किया था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। LT ग्रेड परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य सामान्य अध्ययन यानी GS के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।